हेलो एंड गुड आफ्टरनून। नींद नहीं आ रही ना आपको? एक्चुअली मेरा नाम निमी है एंड मैं इंजीनियर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी आर्ट्स किया था, लेकिन ये जो काफ़ी चलता है ना, जो लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ तो काफ़ी टालियाँ बच जाती है। तो मैंने ट्राई किया, नॉन इंजीनियर्स के लिए भी बचती है, लेकिन आप तो 5 साल से रेडियो मिर्ची के साथ काम कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा बचपना मैं अभी जी रही हूँ। क्योंकि बचपन में ये ना, जब घर पे मेहमान आते थे तो हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते थे उनको गा के बताओ, उनके सामने डांस करके बताओ। तो जब मैं अभी बड़ी हो गई हूँ तो ये सारा फीलिंग मुझे अभी आता है, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं निमी तुम तो आज हो ना, तुम बोल के बताओ। तो मैं सोचती हूँ यार बोल के कैसे बताएं, मतलब हर कोई बात करता है, मतलब मैं और क्या अलग बात करूँगी। लेकिन काफ़ी मज़ा आता है इस फील्ड में। मुझे ऐसे लगता है जब मैं छोटी थी तब से रेडियो के साथ कुछ अलग ही रिलेशन मेरा बना हुआ है। वैसे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, मैंने ये इंसिडेंट फिर से बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से मुझे काफ़ी मार मिली थी, लेकिन ठीक है अभी बोल ही देती। तो हुआ था, मैं 6th-7th में थी एंड ट्यूशन के लिए मैं हर रोज़ घर से निकलती थी। तो घर वालों को भी लगता था अपनी बच्ची काफ़ी पढ़ाई कर रही है। मैं घर से निकलती थी एंड ट्यूशन नहीं जाती। मैं जब 6th-7th में थी तब छोटे छोटे रेडियो सेट्स आए थे एंड मिर्ची रेडियो था, मुझे काफ़ी पसंद था रेडियो सुनना। तो मैं घर से निकलती थी एंड जहाँ ट्यूशन था और जहाँ मेरा घर था उस दोनों के बीचों बीच एक मंदिर पड़ता था, वहाँ पे जाके मैं रेडियो सुनती थी। साथ में कुछ चिप्स विप्स भी लेके जाती थी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलता गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं मतलब हर रोज़ ये रेडियो सुन सकती हूँ। तो एक दिन हमारे सिटी में रामदेव बाबा आए थे। तो फैमिली ने डिसाइड किया हम जाएंगे वहाँ पर रामदेव बाबा का सेशन अटेंड करने। तो पापा ने कह दिया बेटा हम तुमको ट्यूशन के नीचे से उठा लेंगे, तो हम सब चल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जब ट्यूशन ख़त्म होने का वक्त हो जाएगा मैं ट्यूशन के नीचे जाके खड़ी रह जाऊँगी, ताकि जब पेरेंट्स आ जाएंगे तो तुरंत गाड़ी में बैठ के चल जाऊँगी, किसी को कुछ पता नहीं। एंड हुआ ये, ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं रेडियो सुनने के लिए फिर मंदिर में चली गई एंड थोड़ा टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला वो गुजरा कैसे। मेरे सामने से हमारी कार यूँ गुजरी। अब मैं तो यूसेन बोल्ट थी नहीं कि मैं भागते भागते कार से आगे चली जाऊँ एंड किसी को पता ना चले। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचती तब तक सबसे ऊपर हमारे ट्यूशन वाले आंटी का घर था, उधर से चिल्ला के वो बोल रही थी जो डायलॉग मैंने सुना, आहो तुमची मुलगी 6 महिन्यापासून आलीच नाही आहे, कुठे की। अब पेरेंट्स को पता नहीं अपनी बेटी कहाँ है एंड टीचर को पता नहीं, एंड फिर पीछे से वेरी फिल्मी स्टाइल में मेरी इन्होंने। अब मुझे पता था अब रामदेव बाबा कैंसल, अब जो भी होने वाला है हमारे घर में। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे डेडिकेटेड थे, तो उन्होंने कहा हम सेशन अटेंड करेंगे रात को। हम कार में बैठे, कोई किसी से कुछ बात नहीं करता था एंड वहाँ पे गए। जिंदगी में कभी मैंने कपाल भाती प्राणायाम किया नहीं होगा, उधर मैंने सब कर पता नहीं घर पे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आए फिर घर पे, जो होना था रामायण महाभारत वही हुआ। फिर उसके बाद 10th में मैंने ट्यूशन लगाई, बीच में तो पेरेंट्स ने लगानी ही नहीं थी क्योंकि उनको पता था बेटी फिर ट्यूशन के नाम से कहीं और चली जाएगी। और अब तक उनको मतलब लगता है कि मैं रेडियो नहीं, मैं कुछ और ही। तो 10th स्टैंडर्ड में मैंने ट्यूशन लगाई तो मेरे पापा हर रोज मुझसे कहा करते थे बेटा ट्यूशन ही जाओ, बेटा ट्यूशन ही जाओ। तो वो अलग किस्म का बर्डन था। लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला, मेरे घर वालों को भी पता चला कि ये बेटी पढ़ाई में तो कुछ करने वाली है नहीं। मेरी दीदी काफ़ी गुणी थी, उसने सबका सुन के इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। तो उसके लिए भी टाइम। तो एक दिन
आके घर पे उसने मुझे कहा कि हमारे ही कॉलेज के साइड में एक आरजे का कोर्स खुला है। अब जैसे रेडियो सुना फिर मेरी आंखें ये हो गई, मैंने सोचा कि हाँ ये अपना फील्ड है, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। तब तो मैंने आर्ट्स के लिए एडमिशन ले लिया था, आगे तो कुछ करने का इरादा था नहीं मेरा वैसे, तो मैंने एडमिशन ले लिया। 3 महीने का कोर्स हो गया, मुझे लगा अब मुझे जॉब मिल जाएगा, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर में मैं थी, ऐसे ही रोज़ की पढ़ाई चल रही थी एंड हमारे प्रिंसिपल ने बोला आके जिन जिन लोगों को इंटरव्यू देना है वो दे सकते हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ बॉसेस आने वाले हैं आरजे ढूंढने के लिए। तो मैंने सोचा ये तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी करूँगी। तो जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैं सुबह उठी, नहा धो के मैं उसी मंदिर गई जिस मंदिर में बैठ के मैं रेडियो सुना करती थी। ये उन्हीं तो भगवान को पता है मुझे रेडियो सुना पसंद। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया। अभी तो उस चीज़ को फिर 5 साल हो गए तो मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था वहाँ पर, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई। तो उसके बाद में जर्नी स्टार्ट हुई एंड मुझे पता था अब तो ड्रीम जॉब मिल गया है, अब मुझे जो चाहिए मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। वैसे मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते होंगे। मैंने निमी के बारे में काफ़ी कुछ सोचा था लेकिन वैसे निमी निकली नहीं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं गई मुझे जॉब लगा, पहला दिन काफ़ी रैगिंग वाला था। सबने मेरी उड़ाई ये कह के कि हमारे पास आरजे की अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको कॉफ़ी ही देना पड़ेगा, सबको रिसेप्शनिस्ट बनना पड़ेगा। तो कैसे कैसे मेरा साल शुरू हुआ। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे ये बात पता चली जितना फन जॉब ये है उतना ही टफ भी है। एंड मैं इतनी भी होशियार थी नहीं मैं जल्दी कोप अप कर पाऊँ इन सारी चीज़ों को। फिर धीरे धीरे मुझे इन सारी बातों का टेंशन आने लग गया, कल मैं शो में क्या करूँगी, क्योंकि बॉस ने तो कह दिया था निमी आज तुम जो कहोगी तुम्हें पूरे साल में फिर से वो नहीं कहना। तो हुआ ये धीरे धीरे मेरी नींद उड़ने लग गई, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड शायद डिप्रेशन। जैसे हम लोगों को तो डिप्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन लगाते हैं, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से लगा दी। अगर मेरे बॉस ने मुझे आवाज़ भी दे दी कभी निमी इधर आओ तो मैं रोना शुरू कर दूँ। एंड बॉस पूछता था अरे हुआ क्या, मैंने बस तुम्हारा नाम लिया है। फिर एक दिन जाके जैसे 1 साल खत्म हुआ मुझे पता चला ये जॉब मेरे से होने वाला है। तो मैंने जाके बॉस को बोल दिया सुनो बॉस मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा। तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, सबने सुना होगा। वैसे ही मेरे बॉस ने कह दिया कि ठीक है तुम रिज़ाइन कर दो, लेकिन बस 1 वीक रुको। मैंने बोला यार 1 साल में जो नहीं हुआ वो 1 वीक में क्या होने वाला है। तो 1 वीक मैंने ठीक है रुक जाती हूँ। तो बॉस ने कह दिया कि एक काम करना, जब तुम कल शो के लिए जाओगी तो तुम तुम्हारे मन की बात कहना, तुम जो फील कर रही हो, तुम्हें जो एंजाइटी डिप्रेशन वाली फीलिंग है, तुम्हें क्यों लगता है ये जॉब तुमसे नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीज़ें तुम रेडियो पे बोल दो। तो वैसे ही मैंने किया, मैंने शो में सारी चीज़ें बोल दी, मैं कैसा फील कर रही हूँ। शो ख़त्म हुआ तो आप सबको तो पता ही होगा हम आरजे लोग नंबर देते हैं लिसनर्स को जो हमें फ़ोन कर पाए। तो हुआ ये मेरा शो ख़त्म होने के बाद जैसे मैं आके बैठी मेरे डेस्क पे कॉल आया लैंडलाइन नंबर पे, एंड ये मेरे लिसनर का पहला कॉल था, लाइफ का पहला लिसनर का कॉल। मैंने उठाया, सामने से आवाज़ आई हेलो निमी बात कर रही हो। मैंने कहा हाँ निमी बोल रही हूँ। एंड उसने मुझे कहा निमी आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा मैं क्या मतलब लॉटरी बन के इसके लाइफ में गई हूँ तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने कहा हुआ क्या। तो उसने कहा कि निमी आपको पता नहीं लेकिन मैं खुद भी डिप्रेशन में हूँ कुछ दिनों से, एंड कुछ सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। मैंने बोला था मेरे बॉस को कि मैं बीमार हूँ कह के मैंने 2 दिन छुट्टी ली थी एंड अभी मैं घर पे हूँ। लेकिन आपका आज का शो सुन के मुझे ऐसे लगा अगर एक आरजे को डिप्रेशन हो सकता है, जो सारे लोगों में खुशियाँ बांटती है, वो खुद डिप्रेशन में जा सकती है एंड वो खुद कोप अप कर रही है, तो व्हाई नॉट मी। एंड उसने कह दिया निमी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मैंने मतलब आई वॉज स्पीचलेस, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या रिएक्ट करूँ। और फिर उस दिन मुझे पता चला ये जो माइक है जो आज मेरे हाथ में है या हर रोज़ मैं जिस पे बात करती हूँ उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस माइक के ज़रिए मैं
काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। एंड फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि ठीक है हम ये जॉब कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा कोप अप करते करते डिप्रेशन की नैया भी मेरी पार होती गई। सारे फ्रेंड लोगों ने हेल्प किया, पेरेंट्स ने हेल्प किया, कलीग्स ने हेल्प किया, और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरी माँ हमेशा कहा करती है थोड़ी आंखें खुली रख के देखा करो। मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ माँ से, मैं कहाँ आंखें बंद करके रास्ते में चलूं? मतलब मैं भी तो आंखें खुली रखती हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे मेरी बात मुझे पता चली। जहाँ से मेरा घर और ऑफिस का रास्ता है, मैं हर रोज जाती थी वही रास्ते पे, एंड उस रास्ते पे एक आदमी मुझे रोज दिखता था। वो आदमी को मैंने कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, उस आदमी को कभी मैंने वहां से हिलते हुए नहीं देखा, वो आदमी ना किसी से बात करता था। फिर एक दिन मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, CID का कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को साथ में लिया एंड मैं उसके पास गई, और मैंने उससे जाके पूछा तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारा कोई हवा है क्या, आपको कुछ चाहिए क्या? एंड वो आदमी मुझे देखकर भागने लगा। अब वो भागने लगा तो मैं भी डर गई, मैं भी भाग गई वहां से। लेकिन जब मैं ऑफिस आई एंड मैंने इस बारे में सोचा, मैंने कहा अगर वो भिखारी था तो वो मुझसे पैसे मांगता था, अगर उसे कुछ चाहिए होता था तो वो मुझसे मांग लेता था, लेकिन वो डर के मारे भाग गया। शायद उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो क्या पूरे औरंगाबाद में ऐसा एक ही आदमी है, ऐसा एक ही इंसान है? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगेन माइक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था तब तक, तो मैंने माइक के जरिए मेरे शो में एक दिन कह दिया अगर आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आपके एरिया में आपको लगता है कि वो भिखारी नहीं है लेकिन उसको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बताओ। एंड बहुत सारे लोगों ने फिर उसके फोटोज़ भेजे, मैसेजेस उन्होंने दिए। हमारे भी एरिया में ऐसा एक आदमी है जो किसी से बात नहीं करता है, एक औरत है जो ऐसी ही पड़ी रहती है किसी कोने में। तो NGO के सहायता से, पुलिस की मदद से, कलीग्स की हेल्प से हमने उन सारे लोगों को इकट्ठा किया एंड रैली ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का एक इनिशिएटिव किया। तो इन सारे लोगों को हमने जब इकट्ठा किया तो काफ़ी डरावनी सिचुएशन थी। ये लोग किसी से बात कर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला उसमें से एक आदमी इंजीनियर है। मुझे ये डराना नहीं है अब, लेकिन था। तो इन सब लोगों को जब मैंने इकट्ठा किया, धीरे धीरे हमारी बात होने लग गई। फिर मुझे पता चला कि खैर उनकी वहाँ पर फैमिली लखपति है, लेकिन इनकी मेंटल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण आज उन्हें ये भी याद नहीं कि अपना नाम क्या है। तो उन सारे लोगों को हमने जब इकट्ठा किया, उनको नहलाया, उनको अच्छा खाना दिया, एंड आज मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत सारे लोग अपने घर चले गए, बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली मिली, और बहुत सारे लोग आज नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं। तो जैसे मेरे माँ ने कहा था, सब चीज़ें हमारे सामने हैं, बस हमें देखना है। सोशल कॉज, सोशल हेल्प करनी चाहिए, हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। मतलब हमें ये लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे तभी सोसाइटी में चेंज आएगा, लेकिन ये काफ़ी छोटी सी बात है जो अब मैं आपको कहना चाहूँगी। यहाँ पे कोई है जिनको आम पसंद नहीं आता खाना, मतलब आम अच्छा ही नहीं लगता, कोई नहीं होता, सबको आम खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आम के प्राइसेस भी हमें पता है, हर साल जब आम का महीना आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम थोड़ा सा आम खाएंगे क्योंकि काफ़ी महंगा हो जाता है। तो उसी महीने, मतलब लास्ट ईयर की बात है, तो आम के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे। एंड एक दिन मेरे माँ ने कह दिया कि चलो आज हम आम रस बना के खाते हैं, तो जाके मार्केट से आम लेके आओ। तो मैं गई एंड वहाँ से मैंने कुछ आम इकट्ठा किए, मतलब तोड़े नहीं लेकिन दुकान से जाके लिए। एंड जब मैं बाहर आई तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो हमारे पास आकर हमसे कहते हैं हमें पैसे दो, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, तो ऐसे ही 2-4 बच्चे मेरे पास भी आए एंड उन्होंने कहा कि हमें कुछ दे दो। तो मैंने भी 2-4 आम निकाल के उनको दे दिया, लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी थी, तब मुझे ये बात पता चली ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने आम के सीज़न में आम ही खाए नहीं हैं, तो क्यों ना ये आम खुशी उनको दे दी जाए। तो अगेन मैंने शो में कहा लिसनर से, सिटीजन से, कि आप जितने भी आप अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि मैं तो
अंबानी थी नहीं कि मैं सबको आम खिला पाऊँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। तो जैसे सिटीजन्स को मैंने बोला तो उन्होंने 1 डज़न 2 डज़न आम हमको ला के दिए। एंड जिन फार्मर्स ने सुसाइड किया था, जिन छोटे छोटे बच्चों को एड्स था, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हैं, उन सारे लोगों तक हमने आम पहुँचाया। बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव था। एंड बिल्कुल नेसेसरी नहीं है आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ही करनी है। आप अगर लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी दूसरों को खुशी देने के लिए करो तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, सोसाइटी में हम चेंज इन छोटी छोटी बातों से ला सकते हैं। इस बार तो नवंबर का महीना अभी शुरू हुआ है, नवंबर के स्टार्टिंग तक बारिश भी हो रही थी। सारे लोग बोल रहे थे कि अभी क्या करें, मतलब इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल के, स्टोरी डाल के, गाना उसके नीचे बारिश के गाने चिपका चिपका के वो भी खत्म हो चुके, लेकिन फिर भी बारिश जाने का नाम नहीं लेती। फिर सारे लोग बोल रहे थे कि वेदर चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या किया जाए। वन ऑफ द कॉज प्लास्टिक भी, एंड सारे लोगों को पता होगा। वैसे मेरे पापा को लगता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो बनी नहीं, लेकिन उस नाम से मैंने एक इनिशिएटिव करी दिया, प्लास्टिक सर्जरी। तो जैसे होता है प्लास्टिक सर्जरी के बाद हमारा हुलिया पूरी तरीके से बदल जाता है। तो जैसे चंकी पांडे अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी कर दी तो शाहरुख खान भी एकदम ऐसे। तो मैंने सोचा सिटी की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, क्योंकि हर ही सिटी में प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लास्टिक सर्जरी में करना क्या था, मैं जाके प्लास्टिक जमा करके लाने वाली नहीं थी। काफ़ी छोटा सा इनिशिएटिव था ये भी, ताकि लोगों तक ये बात पता चले कौन सा प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए, अगर शॉप्स में प्लास्टिक रखना है तो वो कौन सा रखना चाहिए, या फिर किस प्लास्टिक से ज़्यादा हार्मफुल प्लास्टिक होता है। ये सारी चीज़ें हमने उस इनिशिएटिव से बोलना चाहा, ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन सी चीज़ें हम प्लास्टिक से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम जो टूथब्रश यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा, हालांकि मार्केट में अभी तो बाम्बू के भी छोटे छोटे टूथब्रश आए हैं। तो सारी चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारा एनवायरनमेंट हमें अच्छा रखना हो तो बस आखिर में यही कहना चाहूँगी, चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी मैंने की है लाइफ में, और आज जो हूँ तो बोलते रहूँगी, लेकिन आप भी ट्राई कीजिएगा कभी, आंखें खुली रख के आजू बाजू देखिए, किसी को अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए। एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स बात करने से भी सॉल्व हो जाती है, तो बात करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।